3 दिनों के लगातार दमदार एक्शन के बाद आज दुनिया भर के बाजारों से हमारे अपने भी हैं थोड़े मिले जुले संकेत, लेकिन कच्चा तेल चेहरे पर खुशी लाने का काम करता हुआ। बड़ा सवाल है कि आज वायदा कारोबार में निफ्टी की वीकली एक्सपायरी के दिन सुस्त शुरुआत के बाद किस और बढ़ेंगे और कितना, यह है बड़ा सवाल। लेंगे जवाब। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। तैयार हो जाइए, वीकली एक्सपायरी का एक्शन रहेगा। 3 दिनों से तेजी की हैट्रिक है। क्या आज ये चौथा दिन चौका लगाएंगे बाजार? इस पर करनी है चर्चा। और स्टॉक्स में भी कई खबरों का इंपैक्ट आ रहा है, उस पर भी लेंगे अनिल जी की राय। मॉर्निंग सर, पहले तो बताएं आज के ट्रिगर्स क्या? वेरी गुड मॉर्निंग। ट्रिगर्स ठीक है दीप, कोई खास ऐसी समस्या वाली बात नहीं है। अमेरिकी बाजारों में हल्की फुल्की कमजोरी रही। डाउ 70 अंक तो नैस्डैक करीबन 83 अंक गिरकर बंद हुआ है। ठीक है, एज एक्सपेक्टेड। कच्चा तेल लेकिन उससे बड़ा ट्रिगर 5 महीने के निचले स्तर पर $75 के नीचे $74 के आसपास मैंने देखा था अपनी आंखों से। बहुत अच्छा संकेत है। अमेरिका की 10 साल की बॉन्ड यील्ड 4.1% के आसपास थोड़ी और 10 बेसिस पॉइंट गिरी है, जाने दीजिए नीचे। और आखिरी ट्रिगर आज के लिए, ओहो, मतलब शुगर कंपनी के लिए मामला थोड़ा सा मुश्किल होता हुआ दिखा है। एक साथ बुरी खबरें कल भी और आज भी। कल तो खबरें अलग है, आज खबरें दुनिया भर में शुगर के दाम, रो शुगर जिसे कहते हैं, उसके दाम घटे हैं 7% और 4% घटे हैं दाम कॉफ़ी के। भाई और बहनों, चाय कॉफ़ी शुगर पीने वाले अगर आपके पास शेयर हैं हेजिंग कर रखे तो आपके लिए मुश्किल वक्त कम कर लीजिए। और सेवन करते हैं तो फिर अच्छी खबर है। हाँ, सेवन करते हैं तो अच्छी खबर है, बिल्कुल ठीक बात। चलिए, तो ये हैं आपके लिए कुछ ट्रिगर्स। और हमारे बाजारों के लिए भी कई सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, कई सारे स्टॉक्स पर इंपॉर्टेंट खबरें आ रही हैं, उस पर भी अनिल जी की राय लेनी है। बट कच्चे तेल से करते हैं शुरुआत सर। बिल्कुल। काफ़ी समय से बात भी नहीं हुई थोड़ा। जिस तरह से $100 के पास, $96 के पास पहुंच गया था कुछ महीने पहले, वहां से एक माहौल बन रहा था चिंता का। वहां से आज देखिए सर, $70 के नीचे WTI आ गया है। ब्रेंट भी आपका 75 के नीचे। बड़ी राहत। बिल्कुल, बड़ी राहत है और बड़ा पॉजिटिव हमारे लिए। दीप, कहते हैं कई बार जब खबरें आती तो एक साथ बहुत अच्छी आती है। आपके चुनाव के नतीजे के एक साथ आए, उससे पहले अमेरिकी बाजार तेजी के मूड में आ गए, उससे पहले आपके बॉन्ड यील्ड और डॉलर इंडेक्स नीचे आ गया और कच्चा तेल, और साथ साथ में फिर खरीदारी आपकी लोकल फंड्स की भी और हमारे अपने इन्वेस्टर्स की। तो कई बार ऐसा होता है कि एक साथ आपको अच्छी खबरें मिलती है और वो बढ़िया भी है। और सेम कई बार ऐसा भी होता है कि मिड कैप स्मॉल कैप के साथ लार्ज कैप भी चलने लगते हैं। लार्ज कैप के साथ अगर किसी दिन बैंक निफ्टी ठंडा हो जाए तो आपका मेटल, आईटी, कभी फार्मा, मतलब कुछ न कुछ चल के आपको मूड माहौल अच्छा रखने के लिए। सो आज जैसे बाकी संकेत थोड़े आपके सुस्ती भरे, तो कच्चे तेल ने मूड बनाने का काम किया। $74-75 की रेंज का कच्चा तेल भारतीय बाजारों के लिए हमारे लिए अच्छी बात है। सीधे सीधे पैसे बचते हैं भाई, सिंपल सी चीज़ है। आप हर हफ्ते जाके पेट्रोल डीजल डलवाते हो, ठीक है, मुश्किल होती है ना भाई, बढ़ता है। अच्छा, बाय द वे, मैं तो फील करता हूँ अब आजकल मेरा, जब भी मैं टैंक फुल करवाता था पहले 5,000 से ज़्यादा खाता था बिल, अब 5,000 के नीचे आने लगा। हो रहा है इम्पैक्ट। हाँ, तो इम्पैक्ट है। तो मैं देखता हूँ कि मैं इसी से अंदाज लगा लेता हूँ। एग्जैक्ट तो आजकल किसी को याद नहीं रहती ना। आप किसी को भी सर्वे करा लो, आज का डीजल या पेट्रोल का रेट क्या है, नहीं ध्यान में नहीं पता। लेकिन कैसे पता चलता? जब आप कार्ड स्वाइप कर रहे हो तो आपको पता चल जाता है कितना हुआ भाई। कभी कभार हो सकता है थोड़ा बहुत आप जल्दी भरवा लो, लेट भरवा लो, लेकिन आता तो आदमी रिजर्व में आने के बाद ही भरवाता है, राइट। सो पता चलता है, तो वो फर्क दिखता है जी, फर्क दिखता है। तो आई थिंक कच्चे तेल के दाम घटने का फायदा सीधा सीधा सबको मिलता है। और सबसे बड़ी बात क्या है दीप, इसका फायदा जरूरत से ज्यादा होता है महंगाई पर। करेक्ट है ना। हर चीज में, मतलब हर बिजनेस में कच्चे तेल का कहीं पेट्रोल डीजल का योगदान नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन से लेके प्रोडक्शन से लेके हर जगह। सो ये एनर्जी कॉस्ट जो घटती ना, इसका बड़ा 2 तरीके से बड़ा फायदा होता है। एक, आपको सीधे सीधे डॉलर कम खर्च करने, आपका रुपये भी स्टेबल होने लगता है। करेक्ट, कि भाई डॉलर की जरूरत कम है ना। पहले जितनी चाहिए उतने $95 $98 पे अगर आप क्रूड खरीदे हो तो आपको डॉलर ज़्यादा चाहिए, 20-25% डॉलर ज़्यादा चाहिए। अब डॉलर भी कम चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि हर चीज़ आपकी सस्ती होती है, उसके चलते पेट्रोल डीजल के दाम घटते हैं, तो आपकी महंगाई में भी राहत मिलती है। सो आई थिंक ये बड़ा पॉजिटिव है। हे भगवान, टिका रहे बस, टिका रहे। और मेरी तो दिल से एक इच्छा है, एक बार तो 70 के नीचे आए कम से कम। बार बार है ना वो 72-75 की रेंज से घूमता है। ये उसका बॉटम टाइप्स है जी। तो 72-75 फिर भी यहाँ टिका रह जाए, वी आर हैप्पी। 70 के नीचे आए तो बहुत ही मजा आ जाए, क्या कहना है। बट ओवरऑल कच्चे तेल के संकेत हमारे लिए बहुत अच्छे संकेत हैं। आज का सबसे बढ़िया और बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर कच्चा तेल है। वैसे पुतिन साहब और सऊदी के जो प्रिंस है वो मिलने वाले हैं कब? हाँ,
इमरजेंसी मीटिंग एक करने वाले हैं इस तब्दीली को लेकर, हाँ, कि क्या किया जाए, क्योंकि दोनों की परेशानी होती है जब एकदम सपोर्ट लेवल पे मिल रहे हैं आके, सपोर्ट लेवल पे आके मिल रहे हैं, टेक्निकल एनालिस्ट हैं दोनों। चार्टिस्ट बहुत अच्छा रखा है लगता है उन्होंने। नहीं लेकिन ठीक है, अब जो है वो है। नेचुरली देखो आज हमें इतनी खुशी हो रही है कच्चे तेल से, तो उन्हें भी तो तकलीफ हो रही होगी ना। सऊदी को और रशिया को तकलीफ तो होगी ना भाई, उनके भी तो रोज पैसे आने कम हो रहे हैं। एग्जैक्टली देखो ये तो दोनों तरफ है ना, तो जिसके पास माल है वो भी तो कोशिश करेगा ना भाई कि मैं अपनी प्राइसेस घटने से कैसे रोकूं। फेयर इनफ, हाँ फेयर इनफ। तो ठीक है, मेरा पॉइंट तो सिंपल है, क्या है 70 से 80 की रेंज में चले ना, नथिंग लाइक 85 तक भी ठीक है, तो जितना नीचे उतना बढ़िया। तो आज तो अच्छा संकेत इसमें, बढ़िया संकेत। चलिए, ये इमरजेंसी मीटिंग करा के आपने मेरा थोड़ा सा मूड गुलाब जामुन में कंकर डाल दिया आपने। थोड़ी चीनी निकाली। लेकिन ठीक है, ओवरऑल कच्चा तेल ठीक है। और ग्लोबल संकेत मैं यही पढ़ रहा हूँ, सबसे बड़ा तो इम्पोर्टेंट ये 3 दिन से डाउ लाल निशान में। अगर किसी को मूड खराब करना है कर लो, कौन सा लाल निशान में 50, 75, 70 पॉइंट। अब 35,000 का 23,000 डाउ है, 36,000 का 80 पॉइंट क्या होता है? कुछ नहीं, 1/4%। ऐसा थोड़ी। तो आई थिंक कोई खास ऐसी दिक्कत वाली, अगर दिक्कत वाली बात ढूंढनी है, कोई होता है ना खोद के ढूंढूंगा खराब किया लेंस लगा के, तो ये कि डे लो पे बंद हुआ है, हाँ कल उतना ही नेगेटिव, उसके अलावा कोई डाउ फीचर्स भी 5-25 पॉइंट नीचे, कोई खास दिक्कत नहीं। 3 दिनों से 3 दिन मिला के 200 पॉइंट नहीं घटा डाउ। क्या घटना है इसमें? एग्जैक्टली ये क्या घटा है? लाल निशान में दिखा है, बट आई थिंक ठीक है। क्या इंपॉर्टेंट है अमेरिका से? इंपॉर्टेंट है बॉन्ड यील्ड, और नीचे आए 4.1%। यस सर। तो आपके तो काम का बॉन्ड यील्ड, हमारे लिए एक तरफ डाउ देखना है, दूसरी तरफ अंदर के जो इंडिकेटर्स देखने हैं। इंडिकेटर्स में बॉन्ड यील्ड 4.1% के आसपास के अच्छे, और आपका डॉलर इंडेक्स स्टेबल है, वहाँ पे कोई खास उतार चढ़ाव 104 के आसपास चल रहा है, शांति बनाए रखे हुए, कोई दिक्कत नहीं। तो आई थिंक ग्लोबल संकेत स्टेबल है, खराब नहीं है। खराब नहीं है ना। और क्रूड को मिला के देख ले तो मैं तो अच्छे ही लगते हैं, मुझे अच्छी लग रहे हैं। बिल्कुल सर, क्रूड हमारे लिए तो खैर बहुत बड़ा पॉजिटिव है ही। अच्छा, एक चीज हुई है कल, 22 नवंबर से एफआईएस की खरीदारी शुरू हुई थी। आई थिंक लगातार 10 सेशंस एफआईएस ने खरीदारी करी है जी। कल हल्का सेल फिगर आया, ज्यादा बड़ा नहीं, 80 करोड़ का ही है कैश में, बट इसको कैसे देखना है सर? मुझे 80 करोड़ के सेल फिगर से चिंता नहीं है। कल काफी सारी ब्लॉक डील्स भी थी, बहुत गजब की ब्लॉक डील थी, सो कुछ एडजस्टमेंट भी रहे होंगे, मुझे उससे चिंता नहीं है। मैं आजकल जो भी एफआईएस के डेटा को उसको वायदा कारोबार के साथ मिलाकर देखता हूँ। 80 करोड़ का कैश में बेचना और 464 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स बेचना, यानी कि 550-600 करोड़ की बिकवाली आप मान लो मोटा मोटी आपकी एफआईएस की तरफ से 550 करोड़ की कैश में बिकवाली। कौन सी बड़ी है? बड़ी हो सकती थी, एक जमा था वंस अपॉन अ टाइम 550 बड़ी होती थी, आज नहीं है ना। और अगर 5-5 हज़ार करोड़ रोज खरीदे, 8-8 हज़ार करोड़ खरीदे, 500 बेच दे, तो कौन सी बड़ी बात है? सामने इंडेक्स फ्यूचर्स देखिए 2040 करोड़ के फिर खरीदे, तो इंडेक्स में भी तो हाँ, तो इंडेक्स के हिसाब से खरीदारी। ओवरऑल एफआईएस के डेटा खराब नहीं है, न्यूट्रल है। इंडेक्स खरीदने पे भी मैं बहुत बुलिश हो रहा, लेकिन सामने क्या है कि थोड़ी बहुत ओपन इंटरेस्ट घटा ही है जी। इंडेक्स में भी जो उन्होंने इंडेक्स खरीदे हैं, बैंक निफ्टी के स्पेशली स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर्स खरीदे, उसमें से ओपन इंटरेस्ट घट कर आया। सो बेसिकली क्या है, इन संकेतों के दम पर आपको 2 चीज़ें समझनी। पहला तो ये कि एफआईएस के डेटा खराब नहीं है, और दूसरा ये कि कुछ बड़े लेवल के आसपास आकर एफआईएस थोड़ा सा रुकना चाहते हैं, बाजार को ठंडा होने देना चाहते हैं। और वो बड़े लेवल क्या है? 21,000, 47,000। राइट, ये 2 लेवल, निफ्टी पर 21,000, बैंक निफ्टी पर 47,000, कि भाई यहाँ पे हमें लेना है, आराम से लेना, हड़बड़ी जल्दी नहीं। जो मुझे 46,000 और 45,000 पे बैंक निफ्टी कुछ भी आया मैं लेके फटाफट लूंगा, वो 47,000 पे मोड़ नहीं है। गॉट इट, है ना। 20-500, 20-700 पे कुछ भी ले लूंगा, फटाफट ले लूंगा, जल्दी ले लूंगा, वो 21,000 पे नहीं है। बस, सो हल्का सा आंकड़ा। लेकिन इसका मतलब क्या कि वापस 20-500 आ रहे हैं, या वापस 44-45 जा रहे हैं ना? ऐसा नहीं है, थोड़ा सा रुकेंगे, बढ़ने की स्पीड कम होगी, लेकिन सपोर्ट देने को तैयार है आपके अपने लोकल फंड। कल देखिए 1375 करोड़ की खरीदारी उनकी होगी, तो ले ही रहे, क्या चिंता है? सो घटेंगे नहीं, बढ़ने की स्पीड धीमी हो जाएगी, थोड़ा नीचे आएंगे, वापस सपोर्ट ले लेंगे। अरे भाई, जिसने खरीदा है पिछले 10 दिनों में, 7 दिनों में, 5 दिनों में, 3 दिनों में, वो तो नीचे आएगा तो वापस ले गई ना। ऐसा थोड़ी कि एफआईएस के पास 10,000 करोड़ थे, डाल दी, खत्म। करेक्ट सर, ऐसा तो नहीं है ना, लेना तो सबको है। अच्छा, जो एक्टिव एफआईएस है वो क्या हुआ, जिस दिन चुनाव के नतीजे आए, संडे को देखा, मंडे को जाके जो भाव को ले लो भाई, हमारा ले लो, ठीक है। और जो कुछ एफआईएस ऐसी भी तो होती है, फॉर एग्जाम्पल एक मैं एफआई हूँ, एक आप है, आप यंग है, डायनेमिक है, एग्रेसिव है, जिससे इलेक्शन रिजल्ट लगा, मैं तो कल सुबह ही ले लूंगा। मेरे जैसा थोड़ा सा बुजुर्ग टाइप आदमी,
वो आराम से सोचेगा, अप्रूवल भी आएगी कमेटी में, कितना डालना है इंडिया में, कहाँ डालना है, क्या कर, 3 दिन 4 दिन 7 दिन लगा दे, तो वो 3-4-7 दिन लगाने वाले भी तो आएंगे वापस, कहाँ जाएंगे? तो हायर भाव पर भी खरीदेंगे। ऐसा है ना, ये तो आपकी माइंड सेट है। हाँ। अगर आप मान रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो हाँ। कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं T20 को टेस्ट मैच की तरह खेलते हैं, कुछ प्लेयर टेस्ट मैच में भी T20 कर देते हैं, है ना। तो वो तो आपके टेम्परामेंट पे है, आपके तरीके पे है, और आपके ऑर्गेनाइजेशन के रूल पे है। आपने पहले से सारी तैयारी करके रखी, तो आपको खाली पैसे ही लगाना है। और अब आप है ना, और हमें तो सोचा भी नहीं था कि ये 3 राज्यों के चुनाव के नतीजे लोकसभा चुनाव के 2024 के नतीजों का अभी से बता देंगे। ये एक्सपेक्टेशन तो किसी को नहीं थी ना। इलेक्शन के रिजल्ट के पहले किसने सोचा कि इन इलेक्शन के रिजल्ट को देख के हम डिसाइड कर लेंगे कि 2024 में सरकार वापस आ रही। यही तो डिसाइड किया मार्केट ने, क्या डिसाइड किया के बाद यही किया, है ना। तो अब उस थॉट के बेसिस पे अगर मैं एक बड़ी एफआई हूँ, मुझे $5 बिलियन इंडिया में डालना है, तो मुझे तो बैठ के पूरा विचार विमर्श करना पड़ेगा ना। और वो विचार विमर्श करके फिर जब पैसा आएगा, आराम से धीरे धीरे आएगा, तो कोई चिंता की बात नहीं है। हल्का सा धीमापन है, डरने की बात नहीं। कोई ऐसा नहीं कि आज के बाद नहीं खरीदेंगे, हाँ, ऐसा नहीं। आएंगे, शॉर्ट टर्म वाले आगे, लॉन्ग टर्म वाले धीरे धीरे आते रहेंगे। और हमें तो हर लेवल पे चाहिए, हर रोज चाहिए। तो कोई जरूरी नहीं है एक साथ 8-8 हज़ार करोड़ के, ये तो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। कौन सा रोज 8 हज़ार करोड़ का खरीद लेंगे? कौन खरीद सकता है? किसकी ताकत है? कोई नहीं होता। सो बस ठीक है, परफेक्ट, डोंट वरी, प्रॉब्लम नहीं। बट एक चीज है जो इसी से एक्चुअली इसी कॉन्वर्सेशन से निकल कर आती है। रोज आप बड़ी बड़ी ब्लॉक डील्स देख रहे हैं। आज भी 2 ब्लॉक डील्स होने वाली है, एक ऑफर फॉर सेल खुला है। प्रमोटर्स भी थोड़ा अपना हिस्सा कम कर रहे हैं या मौके का फायदा उठा रहे हैं, फंड्स भी ये कर रहे हैं, खरीदारी भी हो रही है, बट ऊपर बिकवाली भी हो रही है। इससे क्या समझ? ये बहुत अच्छी चीज है, ये बहुत अच्छी चीज है। और पिछले आप साल भर में देखिए, मैं इस कैलेंडर ईयर में नहीं तो भी करीबन 2.25 लाख से 2 लाख करोड़ का स्टॉक प्रमोटर बेच चुके हैं। यस सर, 2.25 लाख करोड़। आमतौर पर इस मार्केट में अब तक का इतिहास ये कहता है कि सबसे ज्यादा स्मार्ट प्रमोटर को माना जाता है जी, क्योंकि उससे ज्यादा तो उसकी कंपनी के बारे में कौन जानता है। करेक्ट सर। तो प्रमोटर जब खरीदते हैं तो लोग समझते हैं कुछ तो बड़ा होने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है, तभी वो अपना शेयर खरीद रहा है ना। और जब प्रमोटर बेचता है तो लोगों को लगता है कि यार प्रमोटर बेच रहा है, इसका मतलब कुछ तो, या तो उसको पैसे की जरूरत है या उसको अपना शेयर महंगा लग रहा है, क्यों बेच रहा है ना। सही बात है। अगर इस बार इस कैलेंडर ईयर में प्रमोटर ने 2.25 लाख करोड़ का माल बेचा है, उसके बावजूद मार्केट लाइफ हाई पर है, तो इसमें 2 चीजें पड़ने की। नॉट नेसेसरी कि हर बार प्रमोटर सही हो, सही बात है, पहली चीज। हर बार प्रमोटर के बेचने के बाद शेयर घटे। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्यों बेच रहा है। जब तक आपको इसका जवाब नहीं मिलेगा तब तक आप गड़बड़ कर दोगे। अब क्यों बेच रहा है मतलब क्या है? अब सपोज किसी प्रमोटर को पैसों की जरूरत बिजनेस एक्सपेंशन के लिए, किसी प्रमोटर को जरूरत लाइफ में अपना कुछ चैरिटी करने के लिए, किसी प्रमोटर को जरूरत उस पैसे को, एक सपोज मेरे पास 75% स्टेक है, मैं 5% स्टेक बेच के मैं लाइफ एंजॉय भी करना चाहता हूँ, तब भी मेरे पास 70% है कि भाई मैं घर बनाऊंगा कुछ और अपने बच्चों को बिजनेस करवाने, ऐसे भी प्रमोटर होगा। सो नथिंग रॉन्ग इन दैट। सो बट आई थिंक ये जो ब्लॉक डील्स हो रहे हैं, जो बेच रहे हैं, स्पेशली आप है ना, जब स्टॉक स्क्रीन से खरीदते हैं तो आपको नहीं पता कौन बेच रहा है। करेक्ट, सही बात है। आपने आज लिया, सुबह लिया 9:15 3:30 भी बेच सकते हो, कल भी बेच सकते हो, जब मर्जी आए बेच सकते हो। लेकिन जब बड़े ब्लॉक, इतनी बड़ी ब्लॉक डील हो रही है जिसमें हेडलाइन बन के आ रही है कि ये प्रमोटर बेच रहा है, वहां पर फंड आके पैसा लगा रहे हैं, इसका मतलब क्या है? क्या फंड बेवकूफ़ थोड़ी है? और उनको ये समझ में आ रहा है कि, और न वो एक दिन के लिए लगा रहे हैं कि आज ये प्रमोटर बेचा, कल मैं 10% ऊपर बेच दूंगा, सेलिंग प्रेशर कर। सो जो फंड आ रहे हैं वो भी सोच समझ के आ रहे हैं, कंपनी की परफॉर्मेंस को देख कर आ रहे हैं, प्रमोटर को जांच परख कर आ रहे हैं, और अंदाज से नहीं ले रहे हैं, सोच समझ के ले रहे हैं। और नेचुरली पहले और अब में ये बड़ा फर्क है दीप। पहले क्या होता था कि प्रमोटर जनरली कब बेचते थे? जब उनको पता है कि अब भाव नीचे करना है या कंपनी की परफॉर्मेंस खराब आएगी तब करना है। अब बट ये लेसन प्रमोटर्स को बहुत अच्छा मिला कि बॉस अच्छा काम करो, राइट, वैल्यूशन अपने आप मिलेंगे। सो अब वो बेच के निकल जाने वाली सिचुएशन नहीं है। इसलिए मेरे ख्याल से इतनी बड़ी ब्लॉक डील्स हो रही हैं, इतना बेच भी रहे हैं, प्रमोटर्स बेच रहे हैं, बड़े फंड भी बेच रहे हैं, तब भी ये बाजार के लिए अच्छा, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई दिक्कत, क्योंकि बढ़िया अच्छे और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स इन लेवल पर भी बड़े लॉट लेके बड़ी क्वांटिटी खरीद के इन्वेस्टेड हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आज आपका देख लो, भारती में है, IDFC फर्स्ट, अब जैसा IDFC फर्स्ट बैंक है, वैद्यनाथन साहब तो बेच ही रहे हैं रेगुलरली, और वो तो साहब बोलते हैं मैं फिलंथ्रोफी करने के लिए बेच रहा हूँ, उसमें क्या बुरा है? कुछ नहीं। तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है।
कोई परेशानी वहां से। ठीक है, चलिए बढ़िया सर। आज की थोड़ी स्ट्रेटजी सेटअप भी समझ जाए। आज की पहले संकेत बता दूं। पहले संकेत में ग्लोबल संकेत न्यूट्रल है, एफआईएस के संकेत भी न्यूट्रल है, वायदा करो डीआईएस के संकेत पॉजिटिव, एफएनओ न्यूट्रल, सेंटीमेंट ट्रेंड पे 3 पॉजिटिव 3 न्यूट्रल। ठीक है, आइए आज की स्ट्रेटजी। कच्चा तेल $74 के आसपास है, जो भारत के लिए बड़ा पॉजिटिव मानकर चलें आप। ग्लोबल मार्केट्स भी आपके लिए स्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं। बॉन्ड यील्ड और थोड़ा नीचे आया 4.1% के आसपास, अच्छा है। एफआईएस की खरीदारी के आंकड़ों में धीमापन बली है, यू टर्न नहीं है। घरेलू फंड्स की भी अच्छी खरीदारी है 1400 करोड़ के आसपास की, तो कहीं ना कहीं सपोर्ट आपको किधर किधर से आई जा रहा है ना। और सपोर्ट लेवल के आसपास आपको बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी है, क्लियर कट है। 2 लाइन और जोड़ देता हूँ। मुनाफा वसूली कहाँ करनी है, कब करनी है। 21,000 के नज़दीक कल भी हमने कहा था, आज भी कहा था। कल भी 20,960 के आसपास पहुंचा है। अब इसलिए मैंने कहा वो 20,950 से घूमेगा, 21,000 21,050 से इतना अंदाजा लगाना मुश्किल काम है, क्योंकि डेटा कम है और मूव बढ़े हैं। लेकिन कल एकदम सही लेवल के आसपास से वहाँ से आपको घूमते हुए दिखा था। आज भी 21,000 के आसपास कहीं कहीं प्रॉफिट बुकिंग आएगी। और बैंक निफ्टी पे प्रॉफिट बुकिंग का लेवल थोड़ा सा ज़्यादा विजिबल है, 47,000 47,200 की रेंज थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग के लिहाज से दिख रही है। तेजी रुकने का संकेत कब है, जो कल कहा था वही डेटा। आज नहीं बदला तो नहीं बदलूंगा, ऐसा जरूरी नहीं कि मुझे रोज कुछ ना कुछ नया बोलना जरूरी डेटा के लिहाज से। तो जहां है वही 20,650 के नीचे निफ्टी ट्रेड करना शुरू करेगा तो ही कमजोरी का पहला संकेत आएगा, या यूं कहेंगे कि आपके 21,000 के आसपास का शॉर्ट टर्म टॉप बना है, जिसको पार करने के लिए हम थोड़ा समय लगाएंगे। बैंक निफ्टी के लिए 45,400 के नीचे ट्रेड करना शुरू किया। इनफैक्ट वो 45,200 बनता है, लेकिन मैं 45,400 इस रनअप का लेके चल रहा हूँ। वहाँ से हम थोड़ा सा कोशिश होंगे कि भाई अब टॉप वापस से नया टॉप बनाने में टाइम लग सकता है। ये 2 लेवल आपको ध्यान में। समझ गया सर, ठीक है। संकेत आज के ठीक है 20,800 20,850 पहला सपोर्ट जोन है निफ्टी का, और इसी सपोर्ट जोन में आपको करनी है खरीदारी भी। यहाँ है तो भी ले लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके ठीक नीचे 20,675 20,725 ये स्ट्रॉन्ग बाय जोन है। यहाँ पर अगर निफ्टी आपको मिलता है आज और कल में, क्योंकि आज वीकली एक्सपायरी का दिन भी है, कोई ऊपर नीचे हो जाए। कल की वीकली एक्सपायरी में बैंक निफ्टी थोड़ा ढीला रहा था, तो उसको देखते हुए अगर निफ्टी भी वही ट्रेंड फॉलो करे कि पूरी सीरीज में मजबूत रखे, अगर आखिरी दिन लॉन्ग पोजिशन में लोग ज़्यादा हैं, ढीला हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। और इस सिचुएशन में वैसे तो आएगा नहीं दीप, यहाँ आएगा नहीं, लेकिन अगर आ जाए तो कोई आपको इन्वाइट नहीं करेगा, मैं भी नहीं करूँगा। चुपचाप बिना किसी को बताए ले लेना। कहाँ 20,675 20,725 जितने शॉर्ट हो सब काट लेना। ऊपर के तो काट ही लेना, नीचे के काटे ना काटे। अगर आप 20,200 में शॉर्ट है तो फिर भले अलग बात है, लेकिन आप 21,000 में शॉर्ट है, 20,900 में शॉर्ट है, पक्का काट लेना। ठीक है, ठीक है। 20,675 20,725 स्ट्रॉन्ग बाय जो है ये आसानी से टूटेगा नहीं। ऊपर 20,960 21,000 हल्की फुल्की रुकावट की जगह पार करके निकले तो 21,000 के ऊपर ब्लू स्काई जोन बनेगा। सिंपल सी चीज है। ठीक है, बैंक निफ्टी 46,450 46,650 200 पॉइंट की रेंज है, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। आसानी से ये भी नहीं टूटने वाली। 650 से लेकर 450 की रेंज में टुकड़ों में खरीदारी करनी चाहिए। और नीचे 46,225 46,375 ये स्ट्रॉन्ग बाय जोन है। इसकी इंपॉर्टेंस बता देता हूँ थोड़ा सा। बताइए दीप, जो लाइफ हाई आपने पहले बनाया था अभी से पहले बैंक निफ्टी, वो था 46,370 का जी। ऊपर की रेंज क्या है 46,375। लाइफ हाई क्लोजिंग 46,210, नीचे का सपोर्ट 46,210। तो पिछले लाइफ हाई की क्लोजिंग अब आपका सपोर्ट हो गया, और इंट्राडे वाला ये रेंज। लॉजिक ये डेटा के साथ, डेटा प्लस लॉजिक ये आपके लिए, ताकि क्या आपको ध्यान रहे कि कहाँ से नंबर आया, क्यों आया। 46,450 46,650 इस वाले रनअप के लोज 46,481 के आसपास के, उसके थोड़ा सा नीचे मैंने ये सपोर्ट ले लिया। क्लियर है? क्लियर है। ओके, अब आइए ऊपर 47,000 47,225 से सप्लाई जोन है। 2 लेवल है, 47,000 और 47,200 के आसपास वहां बेचना है। 47,300 पार किया बैंक निफ्टी तो ब्लू स्काई जोन में जाएगा। तब फिर अब की बार बैंक, हाँ अच्छा, एक बहुत बढ़िया काम की बात आपको। जी बताइए, ध्यान से सुनना। अब की बार बैंक निफ्टी 47,300 जब पार करेगा, वो जब भी करेगा, और बैंक निफ्टी के लिए आज का सेशन मेक और ब्रेक है। क्यों? कल बैंक निफ्टी ने पहले कमजोरी के संकेत दिए। कल अकेला खाली बैंक निफ्टी हल्का कमजोर था, और कोई भी नहीं, और कोई नहीं था। आज बैंक निफ्टी को ये चीज़ डिसाइड करनी कि मुझे और कमजोर रहना है, या कल मैं सिर्फ वीकली एक्सपायरी की वजह से कमजोर था। आज चूंकि ओपन इंटरेस्ट नहीं के बराबर है, डेटा कम है, हल्का बैंक निफ्टी है, बढ़ना है तो आज बहुत बढ़िया दिन है। और अगर इसको कमजोर होकर नीचे में 46,400 500 जाना है तो आज ये करेगा। लेकिन जो सबसे बड़ी बात मैं कहने जा रहा हूँ, ध्यान सुने, अब की बार बैंक निफ्टी 47,300 के पार निकल के टिका। 47,300 पिछले 2 दिनों में हम 47,200 थोड़ा रेजिस्टेंस ऊपर आ रहे हैं। 260 का कल का है ये। इस बार 47,300 के पार निकल के टिका तो ये बैंक निफ्टी 48,000 के पहले रुकेगा नहीं। वाह,
फिर सीधा 700 पॉइंट, वो फिर पागल की तरह दौड़ा, सांड। नई जान हुई। हाँ, वो क्योंकि ना जब है ना करेक्शन पूरा करके आता है ना, बॉलीवुड फिल्म में कैसे होते हैं, हीरो पहले तो जब हीरो की बहुत अच्छी खासी धुलाई हो जाती है, ऐसा अधमरा सा हो जाता है, फिर उठ के खड़ा होकर कपड़े वपड़े साफ करके जब वो लड़ता है ना, तब वो बहुत ज्यादा मारता है। यस, तब फिर रुकता नहीं। हाँ, विलेन होता है, अब तो ये क्या मारेगा, ये तो खुद ही अधमरा है। लेकिन वो तो खैर फिल्म का डायरेक्शन नहीं वैसे ही होता है। तो हमारा भी डायरेक्शन है कि इस बार 47-300 भैया जब पार करो फिर रुकना मत, फिर रुकेंगे नहीं, फिर बराबर से धुलाई करना। तो बैंक निफ्टी 47-300 पार करेगा तब बड़ा मजा आएगा। ये ठीक है, चलिए ये बड़े लेवल्स आपके लिए, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के लिए। एफआईएस की पोजीशन आप 55% पर आ गए, हालांकि पुट कॉल रेशियो कल कम हो गया सर। एफआईएस की पोजीशन थोड़ा तनाव तो नहीं कहूंगा, लेकिन अब वो उतने हल्के रहे नहीं। हल्के नहीं। हाँ, तो मेरा जो कॉन्फिडेंस नवंबर सीरीज की शुरुआत में था कि भाई 11% पे कर रहे हो आप, क्या बेच लोगे, क्या बेचोगे, बेचेगा कोई कब, जब उसके पास होगा तब। हाँ, जब माल ही नहीं तो बेचोगे क्या, एग्जैक्टली उधार देके थोड़ी बेचोगे। सो एफआईएस इंडेक्स लोन पे अब उतने हल्के नहीं रहे, तो धीरे धीरे ये 60-65-70% की रेंज में आए, थोड़ा मतलब कॉशियस ऊपर के लेवल पे फिर आपको कॉशियस तो होना पड़ेगा। अभी सब चंगा है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी प्रॉब्लम नहीं। ठीक है सर, बाकी पुट कॉल रेशियो वगैरह सब ठीक है। स्टॉप लॉसेस, हाँ ये इंपॉर्टेंट है और ध्यान से नोट कर लेना जी। इंट्राडे 20-850, 5-15-25 पॉइंट का आपको मैं छूट देता हूँ। 825 रखनी है, 850 रखना है, ये आपका दिमाग लगा लेना उस समय। लेकिन 20-850 इंट्राडे, क्लोजिंग 20-675 और कोई छेड़छाड़ नहीं, नो छेड़छाड़। ज्यादा से ज्यादा 20-800 रख लो, क्योंकि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पुट में 20-800 का है, इंट्राडे वहां रख लो, क्लोजिंग यही रहेगा 20-675। क्लियर है? क्लियर है। शॉर्ट साइड सॉरी बैंक निफ्टी इंट्राडे 46-650, छोटा रखना है 46-750 रख लो, बाकी ये ठीक है। क्लोजिंग बेसिस पे आपका 46,400 का निकल कर आता, ये रखना। ठीक है, डन। शॉर्ट साइड पे छोटा रखना है, कल का हाई पार करते रख लीजिए, 20,960 का हाई है, उसके ऊपर रख लीजिए। लेकिन बेहतर है 21,025 का रखें कि आपका ट्रिगर नहीं होगा। इंट्राडे और क्लोजिंग दोनों ये है। और बैंक निफ्टी के लिए इंट्राडे 47,300 है, पिछले 2 दिनों के हाई के ऊपर, क्लोजिंग 47,025 के ऊपर। 47,013 की हाईएस्ट क्लोजिंग मिली है आपको, 47,012 की परसों, उसके ऊपर क्लोज होता तो भी निकल जाइए। लाइफ हाई 47,000 के ऊपर की सेकंड क्लोजिंग एग्जिट, क्योंकि फिर वो 47,300 पार करेगा और फिर जो मैंने बोला ना सांड की तरह दौड़ेगा वो, तो इसलिए फिर रुकना मत। ठीक है, चलिए नई पोजीशंस पे खरीदो। खरीदने के लिए निफ्टी में बढ़िया रेंज भी है और बढ़िया लेवल भी है। 20,700, 20,850। मैं 20,850 पे पहले एंट्री मारने की राय दूंगा। 20,800 पे अगर चाहे 3 लोड खरीदना है तो दूसरा वहां होगा, और 20,700 के आसपास तीसरा होगा। 20,725 पे ही ले लीजिए, ठीक है। लेकिन 2 ही खरीदना है तो 20,700 और 20,850 लेना जरूर 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 जरूर। डरना मत, वहाँ है तो ऐसा डरना मत अचानक से लाल 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 क्या होगा, लाल भी होगा, ग्रीन भी होगा, सब होगा। लाल में लोगे तभी तो ग्रीन में बेच पाओगे। सो चिंता मत करना, ये 2 लेवल पे लेना है। स्टॉप लॉस होगा आपका 20,650 का स्ट्रिक लगा लीजिएगा, और टारगेट ऊपर के बनेंगे 20,900, 20,935, 960 3 छोटे टारगेट है, 20,090 का बड़ा टारगेट। इसके ऊपर का तो मुझे लगता नहीं, खाली एक फैशन के लिए लिखा है 21,000 के ऊपर ब्लू स्काई जो। ठीक है, जो लोग बेचना चाहते हैं शौक फरमाए, 21,000 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा लें। चाहे छोटा लगाना तो 20,965 का लगा लें, मीडियम 21,000 का, 21,025 का सेफ स्टॉप लॉस है, वो लगा कर आप बेच सकते हैं। 20,700 तक का एक करेक्शन दे सकता है निफ्टी नीचे में हल्का फुल्का। 20,900, 850, 800 और 20,725 3 टारगेट है। 20,700 तक के बड़े टारगेट के फाइनल के लिए आप बिकवाली भी करके चल सकते हैं। दोनों कर लीजिए, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं, कोई दिक्कत। ठीक है। आज दिखा 2 दिन से नहीं आ रहा था, सेल कॉल तो नहीं आ रहा था, जब आया तो दे दिया। एक्सपायरी भी है, एक्सपायरी और लेवल थोड़ा विजिबल है, लेवल विजिबल है, डेटा विजिबल है। अब फॉर एग्जांपल अगर मुझे 21,000 के कॉल ऑप्शन पे 1.25 करोड़ शेयर दिख रहे हैं तो मेरे लिए विजिबल है, तो फिर मैं दे देता हूँ। ठीक है, ओके। बैंक निफ्टी खरीदना है, और खरीदने के लिए बढ़िया रेंज है 46,450, 46,650। 650 पे भी लेना है, 525 के आसपास चाहे तो थोड़ा ले सकते हैं, नहीं तो 450 तो पक्का ही लेना है। ये 2 लेवल पे 2 टुकड़ों में तो लीजिए ही लीजिए। 46,350 का होगा आपका स्टॉप लॉस। टारगेट डीप 46,825, 975, 47,200, 3 तो विजिबल टारगेट। अब 47,200 300 के बीच में कंजेशन है, 47,300 पार करके निकला तो फिर बैंक निफ्टी भी ब्लू स्काई जोन में चले जाएगा। ठीक है, बेसिकली मुझे जो समझ में आ रहा है दीपू, अगर ये बैंक निफ्टी 46,200 से 46,600 की रेंज, 650 की रेंज, 46,225 से 46,650, ये 400 पॉइंट की रेंज है ना, ये बहुत बढ़िया है। यहाँ इसको कंसोलिडेशन करने दो और यहाँ टाइम पास करके जब ये यहाँ से बढ़ के भागेगा ना, मज़ा ही अलग होगा। पुराना लाइफ हाई और नया लाइफ हाई बना के वापस पुराने लाइफ हाई के आसपास और ऊपर, ये सबसे बेस्ट जगह
बैंक निफ्टी को टाइम पास करने के लिए। इस जगह पे आके टाइम पास करेगा, मजा आ जाएगा। आए तो आए, नहीं तो देख तो ये आपके लिए। अब बैंक निफ्टी जो बेचना चाहते हैं 46,975 से लेके 47,200 की रेंज में बेचे, थोड़ा 47,000 के आसपास, थोड़ा 47,200 के आसपास बेचे। 47,300 आपका स्टॉप लॉस होगा। और बहुत एग्रेसिव ट्रेडर ने बोले कि मेरे को मौका नहीं मिलेगा, तो आप 47,000 के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाकर सीधा भी बेचे तो कोई हर्ज नहीं है। टारगेट लेकिन सेम लगभग वही आएंगे, इसलिए मैंने अलग से नहीं दिया। 46,850, 750, 650 तीन विजिबल टारगेट है। 46,500, 46,425 बड़े टारगेट। गॉट इट सर। चलिए ये आपके लिए सारी स्टडी बहुत क्रिस्टल क्लियर है, लेवल क्लियर है, कहीं कोई नो कंफ्यूजन इन लाइफ। ठीक है। बैन में सेल की एंट्री हो गई जो हम कल बात कर रहे थे। डेल्टा, इंडिया सीमेंट्स, इंडिया बुल्स हाउसिंग और जी ऑलरेडी बैन में है, तो 5 स्टॉक्स आज वायदा कारोबार के बैन में रहेंगे। 21,000 तो आपने निफ्टी में कह दिया। कोई और इंपॉर्टेंट लेवल सर? और बैंक निफ्टी कुछ है ना 20,800, 1 करोड़ 1 लाख शेयर का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पुट में 20,800 आपका इंपॉर्टेंट है। ऊपर 20,900 मेक और ब्रेक लेवल है। 20,900 के ऊपर है तब तक कोई टेंशन की बात नहीं है। 91 लाख शेयर आप पुट में 21,000 के आसपास आपके लिए रुकावट का लेवल, तो ये आपके लिए निफ्टी की। बैंक निफ्टी के डेटा इज नॉट वर्थ डिस्कसिंग। एक्सपायरी के बाद तो वो तो होता ही है। अच्छा, मैं नॉट वर्थ डिस्कसिंग बोलता हूँ, वैसे जैसे मैं ये बोलता हूँ कुशल, आशीष, पूरे तीनों बेटा, इनके चेहरे पे इतनी स्माइल आ जाती है। पहले तो मैं वाकई में इसलिए बोलता था कि डेटा नॉट वर्थ डिस्कसिंग, अब तो मैं इनको खुश करने के लिए बोलता हूँ, रिएक्शन के लिए। इनके वेरिएबल्स और एनुअल इंसेंटिव्स जो भी इसको समझ ले। अल्टीमेटली आदमी काम किस लिए करता है? पैसा कमाए। पैसा किस लिए कमाता है? खुशी मिले। अगर इनको वैसे खुशी मिले तो क्या दिक्कत? बाकी की क्या खुशी तो मिल ही रही। देखो कितने खुश है, देखो तीनों। तब देखो हम तो कैश और काइंड दोनों तरफ से यही मान लीजिए आप अपना। चलिए, बट वर्थ डिस्कसिंग है कुछ स्टॉक्स। आई आज अनिल जी की तरफ से कुछ बेहतरीन स्टॉक ऑफ द डे। जी सर। भाई साहब, शुगर तो हो गई है फीकी। यस। ये बलरामपुर चीनी, इसका फ्यूचर बेचने की राय है। 450 का स्टॉप लॉस रखें। 415, 410, 395, एक बीच में 400 और घुसा दो। 4 टारगेट कर दो, 400 और 395, ये 4 टारगेट के लिए बिकवाली करनी है। वैसे और बहुत कम ऐसा होता होगा दीप की कल 7-8% घटने के बाद फिर मैं शॉर्ट कॉल है। तो 2 बड़े रीजन है जो शॉर्ट कॉल देने के। पहला तो ये है भाई कि ग्लोबल मार्केट में रॉ शुगर के दाम 7% घट गए, 5 महीने के निचले स्तरों पर आ गए। कॉफी वॉफी के भी आपने बताए थे। करेक्ट सर। दूसरा, कल जिस वजह से घटे थे, कल ये खबरें आ रही थी भी हो सकता है सरकार इथेनॉल जो खरीद रही वो शुगर कंपनियों से ना ले। हाँ। अब वो इथेनॉल लेना चाहेंगी ग्रेन वाली कंपनियों से या जूसेस वगैरह से, इनसे जो बनता है ग्रेन, वो जो इथेनॉल बनता है उनसे लेंगी बजाय इनसे। ये बड़ा झटका हो सकता है क्योंकि शुगर कंपनी की 80% कमाई इथेनॉल से आ रही थी। अब इसमें 2 चीज़ें हैं। नेगेटिव क्या है? नेगेटिव है कि लंबे समय बाद शुगर सेक्टर गवर्नमेंट का इंटरवेंशन आया है। यस, है ना, और वो बड़ा नेगेटिव है। ठीक है। दूसरा नेगेटिव क्या है? ये सारी शुगर कंपनियां मोटा पैसा खर्च करके बैठी कैपेक्स में। करेक्ट सर। तो अब ये करेंगे क्या? इतना पैसा लगे। ठीक है। अब इसमें एक ही चीज़ है, आज रॉयटर्स ने भी रिपोर्ट किया है, कल मार्केट में खबरें चल रही थी ऐसा होने वाला है, आज उन्होंने भी किया। अब इसमें एक ही चीज़ है जो समझने वाली बात है कि क्या शुगर लॉबी स्ट्रांगली गवर्नमेंट के पास जाके इसको रुकवा सकती है क्या? क्योंकि वो बोलेंगे हमने तो आपकी पॉलिसी देख के सुन के इतना बड़ा पैसा नहीं इन्वेस्ट किया था, अब आप पॉलिसी चेंज कर रहे हो। हाँ, अगर ये दीप लेकिन गवर्नमेंट ना माने तो, और शुगर के साथ राजनीति भी बहुत है, करेक्ट। तो अगर गवर्नमेंट ना माने, अगर यही रहे पॉलिसी, तो भाई साहब ये सारे शुगर स्टॉक 30-40% जाएंगे। करेक्ट सर। ये इस सेक्टर की ही डी रेटिंग हो जाएगी, क्योंकि असली कमाई तो आपकी इथेनॉल की है ना, बाकी बचा क्या है आपके? इथेनॉल के अलावा शुगर में कौन सा मोटा पैसा कमा रहे? कब कमाया? वो कभी एक बार 5-7 साल में एक आध साइकिल बड़ा आता है जिसमें आपके शुगर के दाम 2 गुने हो जाते हैं, उस समय आप पैसा बना लो, अलग बात है। बाकी तो है ही नहीं। और तो ग्लोबल तो आपका वैसे आप अब तो आपको शुगर ही बेचनी पड़ेगी। इनफैक्ट मुझे नहीं पता, हो सकता है रोज शुगर के दाम इस चक्कर में ही घट गए इंटरनेशनली, बराबर ना। सो आई थिंक ये बड़ा झटका है। और बड़े झटके में सबसे एक्चुअली एक ही स्टॉक है बलरामपुर चीनी जो एफएनओ में शॉर्ट करने के लिए, बट मुझे लगता है थोड़े टाइम शुगर कंपनियों को लेकर जब तक ये क्लैरिटी ना आए रुकना चाहिए। हम भी कोशिश कर रहे हैं कोई शुगर कंपनी मिले तो हम बात करके समझेंगे भाई एग्जैक्टली क्या है क्या नहीं। वो पहला ये। दूसरा,
आज अच्छा कुछ नहीं मेरे पास में। जैसे अच्छे 2 स्टॉक थे मेरे पास में, एक मुझे HPCL अच्छा लग रहा है, कच्चे तेल की वजह से HPCL हमारा फेवरेट स्टॉक है ये। एक BEL, वो भी हमने पिछले हफ्ते खरीदारी करने की राय दी थी, अच्छी ऑर्डर्स आए हैं, लेकिन मैंने कहा कि आज थोड़ा फॉर चेंज मीठा मीठा क्या खाना, थोड़ा नमकीन भी होना चाहिए, और थोड़ा और कभी कभी थोड़ा करेला भी। यू लाइक करेला? नो सर, नॉट एट ऑल। क्या बात कर रहे हो? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। करेला बहुत अच्छी से, कोई भी नहीं पसंद करता करेला। अच्छा लगता है आशीष को अच्छा लगा? मेरे को भी अच्छा लगता है। कभी लेके आओ ना आशीष, बना के। जूस नहीं, जूस नहीं, करेले की सब्जी। जूस बढ़िया, जूस तो पाप है, मतलब वो तो सजा है। करेले की सब्जी, करेले की सब्जी अगर अच्छी बने और जो ढंग से बना ले, उसके मुकाबले में सब्जी नहीं है ना। जिसको पसंद, एक्चुअली कड़वी चीज़ों में क्या होता है, वो अक्वायर्ड टेस्ट है। हाँ, जिसको जम गया ना उसको बहुत जमता है, नहीं जमा तो नहीं जमा। कभी ट्राई करो, दीप को कभी ट्रीट करो, आपके तो बॉस नहीं है। ओके, तो चलिए आज सारे कड़वे वाले मामले। पेटीएम हमारा हमेशा फेवरेट रहा। आज इसके लिए बड़ी खबरें खराब आ रही है। कल कॉनकॉल की थी इन्होंने, कॉनकॉल से जो हाईलाइट्स आए बड़े निराशाजनक है, और इसके बाद बहुत सारे डाउनग्रेड आए, 7-8% से ज़्यादा तक के लोगों ने अर्निंग्स काटे इनके। कॉनकॉल में इन्होंने कहा कि भाई हम 50,000 से नीचे के वाले लोन नहीं देंगे। अरे भाई वही तो था आपके पास, और था क्या? अगर उसी पे, क्योंकि 50% मार्केट इनका वहाँ पे है। हाँ। डिजिटल लेंडिंग में जो लोन जाते हैं 50,000 से कम के, वो पेटीएम में। अभी ये क्या RBI ने जो टाइट किया ना अनसिक्योर्ड लोन को, इसलिए सबसे बड़ा झटका पेटीएम को लग रहा है। सो आज ये स्टॉक मतलब कमाल ही करेगा नीचे की तरफ। अब ये कितना घटता है, 5% पे रुक जाता है, 10 पे रुकता है, कितना घटता है मेरा कहना मुश्किल है, क्योंकि कैश का स्टॉक, इसलिए मैं शॉर्ट कॉल नहीं दे रहा, लेकिन ये स्टॉक तो आज गया। सारी FIs की तरफ से अर्निंग डाउनग्रेड्स आएंगे। और अब अच्छा, दूसरा ये कह रहे हैं हम 50,000 से ऊपर वाले लोन में जाएंगे, 10 लाख तक के वाले। अरे वहाँ तो भीड़ भाड़ है, बहुत कंपनीज है, बहुत सारे हैं। और वो लोन में क्या है, जनरली डिजिटल पे लोन है ना, छोटे वाले लिए जाते हैं। डिजिटल पे नहीं है, वहाँ पे तो फिर क्या वो लोन जिसको किसी NBFC में जाके लेना है, माइक्रो फाइनेंस वाली कंपनी में जाके लेना है, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप होती, तो आई डाउट कि पेटीएम कितना सक्सेसफुल वहाँ होगा, देखना पड़ेगा। बट खराब खबर है आज, तो मैंने आज दोनों ही शॉर्ट साइड वाले स्टॉक ले लिए। पेटीएम की हालत टाइट है। चलिए, पेटीएम के लिए नेगेटिव है, और बलरामपुर चीनी तो सेल कॉल आपके लिए सीधा आ ही गया है। आइए फिर और स्टॉक्स पर भी लेते हैं जांच। खबरें के लिए तैयार है हमारे साथ नुपुर और कुशल। ब्रोकरेजेस बताएंगे आशीष। नुपुर, मॉर्निंग, बताएं ट्रिगर्स और खबरें कौन सी आपके पास? गुड मॉर्निंग। HAL के साथ शुरुआत करते हैं। आज एवियन एक्सपो का 2023 वाला जो है आज और कल के लिए होने वाला है स्टार्ट, तो HAL आज फोकस में रहेगा। TCS का बायबैक जो 1 तारीख का ओपन हुआ था वो आज बंद हो जाएगा। 4150 का इसका भाव था। टेंडर ऑफर के जरिए बायबैक की प्रक्रिया पूरी होने वाली है। JNFC, इसका भी बायबैक 1 दिसंबर को ओपन हुआ था, वो भी आज बंद होते हुए दिखेगा। टेंडर ऑफर के जरिए प्राइस जो था वो 770 रुपए का, तो ये स्टॉक्स फोकस में रहने वाले। आज 438 स्टॉक्स के प्राइस बैंड में भी बदलाव होने वाला है, तो लंबी लिस्ट है, इन स्टॉक्स पर भी आपको एक्शन आते हुए नजर आएगा। डेल्टा कॉप पे रखनी है नजर, क्योंकि जी बिजनेस की खबर पर मुहर लगती हुई दिखी। 30 नवंबर को सबसे पहले जी बिजनेस ने आपको बताया था कि कंपनी की जो सब्सिडरी है उसे GST डिमांड से राहत मिल सकती है, और अब कोलकाता हाई कोर्ट से अंतरिम राहत मिलती हुई दिखी। अमाउंट बढ़ा था, 6,385 करोड़ का था, तो पॉजिटिव न्यूज है डेल्टा कॉप के लिए। भारतीय एयरटेल पर भी रखिएगा फोकस, क्योंकि वाबक पिंकर्स अपना हिस्सा कंपनी में बेच सकती है। 2.25 करोड़ की ये डील हो, 2.25 करोड़ शेयर्स की ये डील हो सकती है। फ्लोर प्राइस देखे तो 1005 रुपए का है, करीबन 2% डिस्काउंट पर है मौजूदा भाव से, और जो साइज होगी वो करीबन $21 करोड़ के आसपास की होगी। IDFC फर्स्ट बैंक भी आज फोकस में, क्योंकि वाबक पिंकर्स यहाँ पर भी ब्लॉक डील के जरिए 1.3% अपनी हिस्सेदारी बेच सकता है। डील साइज $10 करोड़ के, फ्लोर प्राइस देखे तो 85 का है, करीबन 6% के डिस्काउंट पर है मौजूदा भाव से, तो यहाँ पर भी रखना होगा फोकस। इरकल इंटरनेशनल, यहाँ पर OFS की न्यूज़ आती हुई दिखी है, जहाँ पे सरकार OFS के जरिए करीबन 4% हिस्सेदारी बेचने वाली है। 3.76 करोड़ इस प्रक्रिया में दिए जाएंगे। फ्लोर प्राइस देखे तो 154 रुपीज की है, डिस्काउंट मौजूदा भाव से करीबन 10.5% का है।
आज से नॉन रिटेल के लिए ओपन होगा और शुक्रवार को रिटेल निवेशकों के लिए ये OFS की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बात इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए पॉजिटिव न्यूज़ है, काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है क्योंकि कंपनी को एक नया ऑर्डर मिला है। 580 करोड़ का ये ऑर्डर है। 15 सितंबर से अब तक देखें तो 3,335 करोड़ के कंपनी को ऑर्डर मिल चुके हैं और FY24 में टोटल ऑर्डर बुक भी अगर आप देखेंगे तो 18,300 करोड़ की ऑर्डर बुक है कंपनी की। M&M लास्ट में यहाँ पर भी आपको फोकस करके चलना है क्योंकि जनवरी 2024 से कंपनी अपने SUV और CV प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ाने वाली है, तो यहाँ पे प्राइस हाइक M&M लेगी जनवरी से। ओके, ऑटोज में भी आज भरपूर एक्शन आपको दिख सकता है। कुशल, मॉर्निंग, बताएं आप कौन सी खबरें लेकर आए हैं? मॉर्निंग दीप, खबरों के लिहाज से ब्रिगेड एंटरप्राइजेज फोकस में रहने वाला है, जिसके अंतर्गत सब्सिडियरी ब्रिगेड होटल वेंचर्स ने एकॉर ग्रुप के साथ IBIS टाइल्स मैसूर के लिए करार कर लिया है और यहां पर Q3 FY25 में 130 कमरों का IBIS टाइल मैसूरू ये शुरू होता हुआ नजर आएगा। साथ ही ब्रिगेड ग्रुप ने यहां पर लैंड ओनर के साथ जॉइंट डेवलपमेंट का करार भी किया है, जिसके अंतर्गत जो बेंगलुरु की सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है उसमें ग्रेड A ऑफिसेज बनाने के लिए यहाँ पर जो प्रीमियम स्पेस डेवलप करने के लिए यहाँ पर करार किया गया है। प्रोजेक्ट कॉस्ट करीबन 500 करोड़ रुपए की है। TV18 ब्रॉडकास्ट और नेटवर्क 18 जैसे स्टॉक्स फोकस में रहने वाले हैं क्योंकि बोर्ड ने नेटवर्क 18 के टीवी और डिजिटल कारोबार के मर्जर को मंजूरी दे दी है, जिसके अंतर्गत नेटवर्क 18 में E18 और TV18 ब्रॉडकास्ट मर्ज होते हुए नजर आएंगे और जो रेशियो है, शेयर रेशियो, वो भी आ गया है। TV18 ब्रॉडकास्ट के 172 शेयरों के बदले नेटवर्क 18 के 100 शेयर मिलेंगे और साथ ही E18 के 1 शेयर के बदले नेटवर्क 18 के 19 शेयर आपको मिलते हुए नजर आएंगे अगर आप शेयर धारक हैं। TV18 ब्रॉडकास्ट यहाँ पर बायर भी है, क्वांट म्यूचुअल फंड है। यहाँ पर इन्होंने करीबन 1.07 करोड़ शेयरों की खरीदारी की है 55 रुपए 32 पैसे प्रति शेयर के भाव पर। डॉक्टर रेड्डीज लैब यहाँ पर भी फोकस रखिए। सब्सिडियरी रेड्डीज लैब ऐसे ने यहाँ पर कोया थेरापेटिक्स के साथ करार कर लिया है। कोया 302 एक यहाँ पर जो प्रोडक्ट है उसके डेवलपमेंट और कमर्शलाइजेशन के लिए ये करार किया गया है और इस करार के तहत कंपनी ट्रांचेज में कोया को पेमेंट करेगी। कुल मिलाकर पेमेंट जो है 5,770 करोड़ रुपए का तय किया गया है। राइट्स लिमिटेड कंपनी ने MIDC के साथ MOU किया है। मेघालय इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स प्रोजेक्ट्स डेवलप करने के लिए ये करार किया गया है। अदानी पोर्ट्स, कुछ खबरें ऐसी आती हुई दिख रही है कि कंपनी शाहपुरजी पालनजी ग्रुप के उड़ीसा के गोपालपुर पोर्ट को खरीदने के फाइनल स्टेजेस पर है। 1100 से 1200 करोड़ के इक्विटी वैल्यूएशन पर ये डील हो सकती है। एडवांस एंजाइम्स, यहाँ पर प्रोमोटर एडवांस वाइटल एंजाइम्स ने 1,06,000 शेयरों की यहाँ पर इन्होंने बिकवाली की है। 5 दिसंबर को ओपन मार्केट के जरिए ये हिस्सेदारी बेची गई है। साथ ही यहाँ पर ब्लॉक डील में प्रोमोटर ने कल भी यहाँ पर बिकवाली की थी करीबन 6 लाख शेयरों की। और अंत में बल्क ब्लॉक डील्स हैं जिसमें कैपेसाइट इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, यहाँ पर इन्फिनिटी एसेट एडवाइजर्स ने 6 लाख शेयरों की बिकवाली की है। कुल मिलाकर जो साइज है वो 15.5 करोड़ रुपए के आसपास का है। और अंत में ग्लोबल सर्विसेज, जहाँ पर सहस्त्र एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड ने लगभग 2.3 लाख शेयरों की खरीदारी की है 210 रुपए 46 पैसे प्रति शेयर के भाव पर। ओके, कुछ बड़ी ब्लॉक डील्स कल भी हुई थी, आज भी होने वाली है, इन सब पर भी हमारी नजर है। ब्रोकरेजेस ढेरों रिपोर्ट्स आशीष लेकर हैं तैयार। मॉर्निंग आशीष, बताएं क्या कह रही हैं आज की रिपोर्ट? दीपांशु, सबसे पहले पेटीएम फोकस में रहेगा। रिपोर्ट्स काफ़ी नेगेटिव हैं। CLSA की रिपोर्ट के साथ शुरुआत करता हूं। आउट परफॉर्म की रेटिंग जो है, अब देने पहले खरीदारी की राय थी तो रेटिंग का तो आ गया है डाउनग्रेड, लेकिन साथ में अगर आप देखें तो टारगेट कट भी कर दिया, 1200 से घटाकर 950 कर दिया है। और EPS के अनुमान में भी अगर आप देखें तो बड़ी कटौती की है। बेटा एस्टिमेट्स हैं 12 से 16% की कटौती यहाँ पर की है। और ये मानने की जो नए सेगमेंट में एंट्री करने वाले हैं हायर वैल्यू लोन्स में, इसमें कंपनी को अनुभव नहीं है। जो BNPL डिस्कंटिन्यू करने की बात कर रहे थे वहां पर एक्सपोजर कम कर रहे हैं, ये अपने आप में काफी बड़ा नेगेटिव है। JP मॉर्गन भी अगर आप देखें तो रेटिंग को डाउनग्रेड कर रहे हैं और टारगेट इन्होंने सीधे 1200 रुपए से घटाकर 900 रुपए कर दिया है। और यहां पर भी अगर आप देखें तो एबिटा एस्टिमेट्स में इन्होंने कटौती की है। गोल्डमैन सैक्स ने डबल डाउनग्रेड कर दिया है, पहले खरीदारी की राय थी, अब न्यूट्रल की रेटिंग है। और लक्ष्य भी अगर आप देखें तो 1250 से घटाकर 840 कर दिया है। जेफरीज हालांकि खरीदारी की राय को बरकरार रखे, लेकिन टारगेट कट इनकी तरफ से भी देखने को मिला है, 1300 से घटाकर 1050। बर्नस्टीन ने भी टारगेट कट किया है। तो सीधा बात है कि यहाँ पर पेटीएम पे देखें तो सबके सब बेरिश अब नजर आ रहे हैं।
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे हुए, नए ऑर्डर विन के बाद ये मान रहे कि टोटल ऑर्डर बुक काफ़ी स्ट्रांग नजर आ रही है और FY24 के लिए जो गाइडेंस दी थी इसका 91% ऑलरेडी हासिल कर दिया है। 164 रुपये का टारगेट है। HUL पर जेफरीज होल्ड की राय दे रहे हैं, 2720 रुपये का टारगेट दिया। हालांकि ये मान रहे कि सीजनल वीकनेस थोड़ी सी नजर आ रही है, खासतौर पर अगर आप देखें तो रूरल जो डिमांड है वो अभी भी यहाँ पर थोड़ी सी ड्रैग देखने को मिल रही है। गोल्डमैन सैक्स न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखे हुए, लेकिन जो लक्ष्य है वो 2700 से घटाकर 2650 कर दिया है। पार ग्रेड यहाँ पर देखिए मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखें 235 रुपये के लक्ष्य के लिए। LTI माइंट्री मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की रेटिंग दी है, 5640 रुपये का भाव है, 5900 रुपये का टारगेट दे रहे हैं। HCL टेक पर मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की रेटिंग दी है, 1330 का भाव, 1400 रुपये का टारगेट। SBI कार्ड्स यहाँ पर जेफरीज ने खरीदारी की राय दी है, लक्ष्य दिया 1020 का। और अंत में AB कैपिटल जहां पर मॉर्गन स्टैनली ने इक्वल वेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 195 के टारगेट के लिए। ओके, तो ये है ढेर सारी रिपोर्ट जहां पर आज दिखेगा आपको भरपूर एक्शन। आइए इसी एक्शन को बढ़ाते हैं आगे। एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल हमारे साथ है तैयार। स्वागत किया जाए सभी का बिगुल के साथ पिक ऑफ द डे। मिस्टर गुप्ता, गुड मॉर्निंग, प्लीज स्टार्ट। मिस्टर सिंघवी, अनिल जी, शिपिंग स्टॉक्स में काफी अच्छा फोकस था कल के सेशन में और यहीं से कैश सेगमेंट से मेरा पिक ऑफ द डे रहेगा आज के लिए। कोचीन शिपयार्ड में अनिल जी मुझे लगता है कि ब्रेकआउट देखने को मिला है और आज के लिए पिक ऑफ द डे मेरा रहेगा कोचीन शिपयार्ड। 1280 रुपए के आसपास का कल का क्लोज है अनिल जी। 1260 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर खरीदारी करके चलने की सलाह है। मेरा मानना है कि यहाँ पर 1350 1375 रुपए तक के लक्ष्य आज इंट्राडे में देखने को मिल सकते हैं। तो कोचीन शिपयार्ड आज का पिक ऑफ द डे। ओके, कोचीन शिपयार्ड पिक ऑफ द डे, यहाँ पर खरीदारी करने की राय हिमांशु जी की। आइए सेठी साहब का भी किया जाए स्वागत। सेठी साहब सुप्रभात, बताएं सर आपकी पसंद का शेयर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, आज का जो मेरा पिक ऑफ द डे रहेगा वो एक डिफेंस स्टॉक है। BEL में खरीदारी करने की सलाह रहेगी, जो कल 156 पे बंद हुआ है। 162 का आज का टारगेट है, 153 का स्टॉप लॉस। एक जबरदस्त कंपनी है, सेक्टर पे मैं बुलिश हूँ। बहुत BEL और HAL दोनों ही अच्छे लगते हैं और BEL तो आज खबरों में भी है, इनको कुछ बड़े ऑर्डर्स मिले हैं, मतलब आज तो नया ऑर्डर मिला है। प्लस ऐसी रिपोर्ट अभी आ भी रही थी कि 15 सितंबर के बाद से कुछ 4000 करोड़ के ऑर्डर्स मिले हैं। तो जबरदस्त ऑर्डर बुक है, मुझे लगता है ये स्टॉक आज अच्छा करना चाहिए और खरीदारी करने की सलाह BEL में। शेर साहब, आज तो आपका दिन अच्छा लग रहा है मुझे, पूछिए क्यों? क्यों अनिल जी? आप बाल बाल बचे एकदम, मतलब नॉट इन लिटरल टर्म्स। हाँ, मतलब ऐसा है कि नहीं तो मैं BEL आज स्टॉक ऑफ द डे देने ही वाला था, फिर आपको दूसरे ढूंढने पड़ते हैं, तो बच गए। मैंने कहा कि चलो आज फॉर ए चेंज कुछ शॉर्ट साइड वाला बलरामपुर दिया जाए, B के बजाय वो B। बट आज जो एक 600 करोड़ के आसपास के तो सेना से ऑर्डर मिले नए और 3900 करोड़ के आसपास के टोटल ऑर्डर्स की उन्होंने कहा 18000 करोड़ के ऊपर की ऑर्डर बुक BEL की बनती हुई दिखी। ये आज अनाउंसमेंट आया तो उसके दम पर थोड़ा एक्शन दिखेगा बिल्कुल। आइए बंसल जी का भी स्वागत। बंसल जी, आप किस तरह से स्वागत करवाना चाहेंगे? वैसे तो आपको मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए, आप नंबर 2 पर हैं हिमांशु जी के बाद, फिर भी मैंने आपको जानबूझ के सेठी साहब के बाद इसलिए लिया कि मैंने एक तरह से हिमांशु जी का स्वागत मिस्टर गुप्ता करके किया और सेठी जी का एकदम सुस्वागतम भारतीय तरीके से। आपको कौन सा वाला पसंद है दोनों के बीच में, और अगर कोई बीच वाला है तो वो भी बताएं। अनिल जी, बीच वाला तो ये है कि आपके साथ अनिल जी लंच हो जाए पराठे और करेले का। अभी आप करेले की बात कर रहे थे तो मुझे अनिल जी करेले बहुत पसंद है। और जिन अनिल जी ये नव युवकों को करेले पसंद नहीं है, इनको करेले के बेनिफिट नहीं मालूम अनिल जी। सारे बेनिफिट तो सबको मालूम है, एक चीज शायद आपको भी नहीं मालूम होगी अनिल जी, करेला जो है ना इट्स रिच इन पोटेशियम। तो अनिल जी, जो बच्चे खाते पीते नहीं ना अच्छी चीजें, उनको उनके बेनिफिट बताने पड़ते हैं तभी उसका सेवन करते हैं। अच्छा, करेला इज वेरी रिच इन पोटेशियम। और अनिल जी, सीनियर सिटीजन्स के लिए तो ये अमृतपान है। ओह वंडरफुल। देखो मेरे को तो खाली एक ही कड़वी चीज पसंद है जी, करेला। बस बंसल जी को बहुत सारी कड़वी चीजें पसंद है, उनमें से करेला भी एक है। जी बंसल जी, चलो आपने करेले के जो बेनिफिट बताए उसका बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं और अपना सेवन बढ़ा दूंगा। बताएं सर अब पिक ऑफ द डे भी। नहीं अनिल जी, एक चीज में डिसएग्री करता हूँ अनिल जी। करेला अगर ठीक से बनाया जाए अनिल जी, तो बनने के बाद अनिल जी करेले की सब्जी कड़वी नहीं होती है। तो अनिल जी बनाने के उस पर होता है, अगर आप बोलेंगे तो अनिल जी उस पर भी क्लासेस दे दूंगा 1-on-1। तो जोक्स अपार्ट अनिल जी, जो स्टॉक मुझे पसंद है अनिल जी, फार्मा स्पेस काफी पसंद है।
ग्लेनमार्क फार्मा, जिस पे पहले भी मैंने और कुणाल जी ने सामूहिक खरीदारी की राय दी थी और 2-3 बार बोला भी था 790 के ऊपर क्लोज हो रहा हो तो देखना। कल 806 की क्लोजिंग है, 770 का लगाना है स्टॉप लॉस, 865 के टारगेट के लिए ग्लेनमार्क फार्मा पर खरीदारी की राय। ओके, ग्लेनमार्क फार्मा पर खरीदारी करने की राय बंसल जी की तरफ से आती हुई, और यहाँ खरीदना है आपको, तेजी करके चलें। आइए, कुणाल जी भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। कुणाल जी, सुस्वागतम। बताएं सर, आपकी पसंद का शेयर आज के लिए। अरे जी देखिए, अभी आपने बंसल जी से पूछा कि आपको किस प्रकार का स्वागत पसंद है, बंसल जी कहकर संबोधित करें या किसी और तरह से स्वागत करें। तो अनिल जी, बंसल जी आजकल प्रेफर करते हैं हाई रॉकी कहलाना। ओह माय गॉड। अनिल जी विदेश यात्रा से लौटे हैं, हाँ। तब से अनिल जी ही लाइक्स टू बी कॉल्ड रॉकी। नहीं, आई अंडरस्टैंड, लेकिन अनिल जी अब तो इनको हाई रॉकी बोल नहीं, वो कुछ एक दो इनके विशेष जो चाहने वाले हैं उन्हीं के लिए है, बाकी दिस इज नॉट अलाउड टू मी। तो वही कह सकते, तो हम तो खाली बंसल जी को कोई कहे तो कहते हुए सुन सकते हैं बस। जी सर, बताएं। तो अनिल जी, खरीदारी की राय है, मुझे लगता है आज भी एनबीएफसी स्टॉक्स में आपको तेजी देखने को मिलेगी। मुथूट फाइनेंस पर मेरी खरीदारी की राय है। 2-3 दिन का करेक्शन मेरी राय में आज समाप्त होगा और वापस से ट्रेंड रिज्यूम होता हुआ नजर आएगा। तो मुथूट फाइनेंस में खरीदारी करें। 1413 1413 पर स्टॉप लॉस रखकर खरीदारी करनी है। 1462 और 1490 ये दो टारगेट्स होंगे। मुथूट में बुलिश फ्लैग पैटर्न चार्ट पर बना है, खरीदारी कराएं। कुणाल जी, आपने एक चीज़ नोटिस की, जब मैंने कहा कि ये हाई रॉकी वाला मामला है जो सिर्फ कुछ ही लोगों को के पास वो एक्सक्लूसिव राइट है, आप और हम नहीं कह सकते, बंसल जी ने जरा भी ऑब्जेक्शन लिया नहीं। डिड यू नोटिस दैट कि नहीं, आप लोग भी कह सकते हैं सब। अनिल जी, सच्चाई के सामने अनिल जी, सच्चाई के सामने सबको झुकना ही पड़ता है अनिल जी। ओह यस, करेक्ट। आइए, बहुत ही बढ़िया। अभी भी नहीं कह रहे, देखो आप सबके अभी बंसल जी, आई अंडरस्टैंड यू आर इन कैच 22 सिचुएशन। नहीं अनिल जी, जी नहीं अनिल जी, आई हैव क्रॉस दैट एज। अनिल जी, आप वो वाली एज नहीं रही है रॉकी वाली। अनिल जी, आप एक अलग उम्र के पड़ाव पर हैं। सुबह सुबह आपका कंधा यूज कर रहे हैं, उनको पता नहीं है कि किस व्यक्ति का कंधा यूज कर रहे हैं। नहीं, मेरे मजबूत कंधे सारा बोझ उठाने के तैयार है, टेंशन न लें। आप भी कुणाल जी के लिए, दूसरा वाला आपके लिए रखा है। आइए, तब तक सुमित जी का किया जाए स्वागत। सुप्रभात सुमित जी, बताएं सर पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी। अनिल जी, पिक ऑफ द डे के तौर पे जो स्टॉक चार्ट्स पे अभी बढ़िया दिख रहा है वो है इंडिया मार्ट। इंडिया मार्ट के अंदर कल एक ब्रेकआउट देखने को मिला है और पिछले महीने भर के हायर लेवल्स पे स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। इंडिया मार्ट यहाँ से एक बढ़िया बाउंस, बढ़िया जंप ऊपर की तरफ दिखा सकता है। तो 2700 से कोई भी डिप आता है 20-30 रुपए का, तो लोअर लेवल्स पे खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। स्टॉक का नीचे में 2600-2610 के आसपास का सपोर्ट है, तो 2600 के आसपास का स्टॉप लॉस बनेगा। ऊपर में 2810 का पहला टारगेट बनेगा, 2925 का दूसरा टारगेट बनेगा। तो इंडिया मार्ट में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। 2610 के स्टॉप लॉस से 2810 और 2950 तक के लेवल ऊपर में देखने को मिल सकते हैं। परफेक्ट। ये है 2900, 2925, 2950 तक के बड़े टारगेट के लिए करें खरीदारी इंडिया मार्ट में। आइए, सीरी साहब की कुछ और बेहतरीन एफएनओ पिक्स भी जान ली जाए। बताएं सर। बिल्कुल अनिल जी, बीएल के बाद जो दूसरा स्टॉक रहेगा जिसमें खरीदारी करनी है वो आज के जो क्रूड के प्राइसेस गिरे उसके ऊपर खरीदारी करने की सलाह। एचपीसीएल में जो कल 384 पे बंद हुआ, 392 का आज का टारगेट, 380 का स्टॉप लॉस। जिस तरह से क्रूड में गिरावट हुई है, मुझे लगता है ये जो इतने ओएमसीज है, एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी, तीनों अच्छा करने चाहिए और वहां से एचपीसीएल को पिक किया। तीसरा स्टॉक रहेगा अनिल जी, कल जो सुर्खियों में था और आपका पसंदीदा स्टॉक चंबल फर्टिलाइजर, जिसमें कल की जो तेजी है उसके बावजूद आज भी लगता है कंटिन्यू होनी चाहिए। 352 पे कल बंद हुआ है, 360 का आज का टारगेट, 348 का स्टॉप लॉस। फर्टिलाइजर स्टॉक्स में एक अलग तेजी चल रही है और यहाँ से लेके बजट तक भी आमतौर पे ये सेक्टर अच्छा करता है और फिर काफ़ी कुछ नए डेवलपमेंट्स। और कल कुछ ऐसे भी सुनने में आया कि पार्लियामेंट में करंट गवर्नमेंट कुछ 13-14 हज़ार करोड़ की एडिशनल सब्सिडी की अप्रूवल आ सकता है। तो वो सब खबरों के बीच में चंबल फर्टिलाइजर में डेफिनेटली तेजी करनी चाहिए। चौथा स्टॉक अनिल जी कॉमन हो गया सुमित जी के साथ, इंडिया मार्ट में खरीदारी करने की सलाह। कल एक अच्छी स्ट्रेंथ, अच्छे मोमेंटम में ये स्टॉक था। 2710 पे क्लोज हुआ, 2770 का आज का टारगेट, 2690 का स्टॉप लॉस। और पांचवा आज महिंद्रा एंड महिंद्रा पे भी खरीदारी करने की सलाह है। 1702 पे कल बंद हुआ, 1740 का टारगेट, 1690 का स्टॉप लॉस। और अनिल जी ये आज इसमें भी खबरें हैं, प्राइस हाइक्स लिए कुछ प्रोडक्ट्स पे इन्होंने, और वैसे भी ऑटो सेक्टर अच्छा कर रहा है।
तो महिंद्रा एंड महिंद्रा में खरीदारी करने की सलाह। बेहतरीन स्टॉक्स हैं सीरीज आपके रेडार पर, BEL, इसके अलावा HPCL, चंबल फर्टिलाइजर, इंडिया मार्ट और M&M यहाँ पर रखनी है नजर। भारतीय एयरटेल, इस पर आज ब्लॉक डील है, वॉकबर्ग पिंकस थोड़ा हिस्सा अपना बेच रहा है, एक बार इसका चार्ट चेक ले लिया जाए। हिमांशु जी, इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या रहेंगे सर भारतीय एयरटेल के लिए? दीप एक स्ट्रॉन्ग चार्ट रहा है, इनफैक्ट पिछले 15 से 20 दिनों में अच्छी तेजी स्टॉक में देखने को मिली। तो मुझे लगता है कि अगर कोई गिरावट स्टॉक में 1000 के आसपास मिलती है तो वो खरीदारी के अच्छे मौके हैं। तो मुझे लगता है 1000, 1010 एक अच्छा सपोर्ट जोन है, गिरावट पे खरीदारी की जा सकती है और मुझे लगता है आने वाले कुछ दिनों में फर्दर तेजी स्टॉक में बनती हुई नजर आएगी। ओके, तो यह है आपके लिए भारतीय एयरटेल, इस पर रखिएगा नजर। वॉबर्ग पिंकस आज IDFC फर्स्ट बैंक में भी अपना हिस्सा बेच रहा है, ये भी रेडार पर रह सकता है। बंसल जी, IDFC फर्स्ट बैंक, इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या होंगे सर? दीपांशु, इसका तो टेक्निकल स्ट्रक्चर काफी अच्छा है, ऑलरेडी एक ब्रेकआउट हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। तो अगर इसके चलते ये स्टॉक थोड़ा नीचे में मिलता है, नीचे में 84, 85 काफी अहम सपोर्ट है, 90 रुपीज के अराउंड चल रहा है। कोई भी गैप डाउन होता है या नीचे मिलता है तो खरीदारी करके चलना चाहिए। और दीपांशु, ये स्टॉक 100 रुपीज के लेवल्स को क्रैक करेगा तो बाय ऑन डिप की रणनीति अपनानी चाहिए। तो ये है आपके लिए IDFC फर्स्ट बैंक, इस पर भी रखिए नजर। इरकॉन का भी ऑफर फॉर सेल खुल गया, उस पर सेठी साहब की भी राय लेंगे। आइए